रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 9। वो तो तुम्हारी सूरत देखकर बोर हो जाती है। मुमकिन है उन्हें मेरी सूरत पसंद ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई बात है ज़रूर तुम दोनों के दरमियान। मैं नहीं मान सकती, क्रिस्टीना ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मसलन क्या बात हो सकती है मिस क्रिस्टीना? मैंने मुस्कुराकर पूछा। शायद कोई बिगड़ा हुआ रुमान। ओह नहीं मिस क्रिस्टीना, वो मेरे मालिक की लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे यहाँ मालिक की लड़की से इश्क नहीं किया जाता? शायद नहीं, लेकिन मिस्टर फिरोजुद्दीन का रवैया तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। हाँ, वो बहुत नेक इंसान है। और कौसर? वो कौसर है, मैंने कहा और क्रिस्टीना हंस पड़ी। अगर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का कोई मसला नहीं है तो फिर तुम दोनों हैरत अंगेज हो। क्यों? क्या कौसर खूबसूरत नहीं है? बेहद। एक औरत की होने की हैसियत से मैं कह रही हूँ कि तुम बेहद पुरकशिश और हसीन नौजवान हो। मुझे अगर मौका मिलता तो मैं तुमसे प्यार ज़रूर करती। क्रिस्टीना का लहजा आखिर में रुमानी हो गया और मैं संभल गया। उसके बाद क्रिस्टीना खामोशी से मशरूब पीती रहीं। दूसरा राउंड ख़त्म था और फिर तालियां गूंज उठीं। कौसर बेबस बैठी थी और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तीसरे राउंड में हम दोनों उठ गए। मैं क्रिस्टीना के साथ रक्स करने लगा, लेकिन मेरी निगाहें बार बार कौसर पर जा पड़ती। वो मुंह फाड़े हम दोनों को देख रही थी और उसकी आंखों में हैरत के नक्काश थे। दूसरी तरफ क्रिस्टीना के अंदाज में वाहलियत पैदा होती जा रही थी। सरफराज, उसने आहिस्ता से कहा। तुम बहुत उम्दा रक्स करते हो, शुक्रिया। तुम्हारे लमस में बेपनाह कशिश है। फिर शुक्रिया मिस क्रिस्टीना, हमारा ये सफ़र बहुत मुख्तसर है। हाँ, फिर तुमसे मुलाकात ना हो सकेगी, शायद नहीं। मैं तुम्हें याद रखूँगी सरफराज। मैं भी आपको याद रखूँगा मिस क्रिस्टीना, मैंने कहा और फिर मैं चौंक पड़ा। कौसर अब अपनी मेज़ पर नहीं थी। ना जाने क्यों मेरे जहन में सरूर की एक लहर दौड़ गई। क्रिस्टीना, मिस कौसर कहाँ गई हैं? वो शायद चली गई। क्रिस्टीना के लहजे में कोई ख़ास बात नहीं थी। शायद तन्हा बोर हो गई होगी, शायद। क्रिस्टीना ने लापरवाही से कहा और मुझे हंसी आने लगी, लेकिन मैंने हंसी रोक ली थी। क्रिस्टीना की सारी उल्फत मेरी तरफ मुंतकिल हो गई थी। अब उसे कौसर से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और ना जाने क्यों ये शरारत मेरे जहन में पुख्ता होने लगी। क्यों ना मैं कौसर से उसकी सहेली छून लूँ, लुत्फ़ रहेगा। क्रिस्टीना से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने रक्स के सारे राउंड उसके साथ नाचे और वो सरशार हो गई। वापसी पर वो मुझे मेरे कैबिन तक छोड़ने आई और जब अपने कैबिन की तरफ जाने लगी तो मेरे सीने से आ लगी। सरफराज, उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहा। यस मिस क्रिस्टीना, मैं संभल गया। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। वीटर को बुलाकर उससे स्लीपिंग पिल्स तलब कर लेना, मैंने उसकी निगाह गर्दन से निकालते हुए कहा। शरीर लड़के, क्रिस्टीना झीमते हुए अंदाज में बोली। रात बहुत हो चुकी है मिस क्रिस्टीना, आपकी मम्मी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। एक बोसा ना दोगे सरफराज? बेबाक लड़की मशरकी ना थी। नहीं क्रिस्टीना, खुदा हाफिज। मैंने तेजी से कैबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। चंद साइट मैं दरवाजे से लगा खड़ा रहा और जब क्रिस्टीना के कदमों की आवाज़ दूर हो गई तो मैं एक ठंडी सांस लेकर लिबास तब्दील करने लगा।
آج کی اس تفریح سے ذہن کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری صبح میں نے حسب معمول اپنے کیبن میں ناشتہ کیا تھا اور ناشتے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ میں نے نواب فیروز الدین کے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے نواب صاحب کی آواز ابھری اور انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا تھا۔ کوثر بھی موجود تھی، لیکن اسی طرح ناک چڑھائے ہوئے، پھول سی۔ کل تو خوب چکر دے کر غائب ہوئے۔ نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے، آپ آرام کر رہے تھے، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تم اپنے طور پر تفریح کرنے کے بھی مختار ہو۔ کہاں وقت گزارا، میں نے بہت تلاش کیا تھا۔ ہال روم میں چلا گیا تھا، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اوہ اچھا، ہم بھی کبھی رقص کرتے تھے، نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اور ان کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کوثر کی نفرت کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ جی۔ خیر، آج کے پروگرام کیا ہوں گے؟ جو حکم۔ کچھ نہیں بھائی، ہم نے بھی ایک دوست تلاش کر لیا ہے۔ اوہو، یوسف علی تاجر ہیں، لیکن عمدہ طبیعت کا آدمی ہے۔ آج اس کے ساتھ شطرنج کی ٹھہری ہے۔ ویسے عمدہ کھلاڑی ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اول تو ہم ہی اس کی خبر لے لیں گے، اور اگر بات نہ بنی تو پھر تمہیں تکلیف کرنا پڑے گی۔ حاضر، میں نے کہا، اور کوثر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اور پھر وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ کرسٹینا اندر داخل ہو گئی۔ ارے کہاں چلی کوثر؟ اس نے پوچھا۔ عرشے پر جا رہی تھی۔ اوہو ہاں، بہت عمدہ منظر ہے۔ ہیلو انکل، آپ بھی آئیے، وہ نواب صاحب سے بولے۔ سوری بیٹے، ہمارے پہلے ہی پروگرام ہے۔ آئیے مسٹر سرفراز، اس نے مجھے دعوت دی۔ میری طرف سے بھی معذرت قبول کریں مس کرسٹینا، نواب صاحب کے ساتھ پروگرام ہے۔ اوہ، اور کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی، اور پھر وہ کوثر کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے سرفراز میاں؟ بالکل نہیں، میں صرف ان دونوں کے درمیان بوریت نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو پھر آؤ، نواب صاحب نے کہا، اور ہم دونوں بھی باہر نکل آئے۔ یوسف علی عمدہ شخصیت کا مالک تھا، خوش مزاج، خوش اخلاق۔ نواب صاحب نے اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ضروری گفتگو کے بعد شطرنج جم گئی، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں دونوں کا کھیل دیکھتا رہا۔ یوسف علی بلا شبہ نواب صاحب سے اچھا کھلاڑی تھا، اور پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ میرے ذہن میں شرارت کلبلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو میں ادھر ادھر چکراتا رہا، پھر عرشے کی طرف چل پڑا۔ کوثر اور کرسٹینا کو تلاش کرنے میں دیر نہ لگی۔ میں نے کینٹین سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا۔ گو میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن شرارت ہی ٹھہری، اور پھر میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور ریلنگ سے جا ٹکا۔ رخ دوسری طرف تھا، لیکن اس پوزیشن سے کھڑا تھا کہ دیکھ لیا جاؤں، اور اس میں زیادہ وقت بھی نہ لگا۔ کرسٹینا تیزی سے میری طرف لپکی۔ ہیلو سرفراز، اس نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے ان لوگوں کی موجودگی سے بے خبر ہوں۔ اوہ کرسٹینا، آپ لوگ بھی ابھی تک یہیں ہیں؟ دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ ہاں، دراصل نواب صاحب اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے، میں اس لیے اس طرف نکل آیا، اور تمہارے ساتھ رہوں۔ مس کرسٹینا، کیا حال ہے؟ ناراض ہیں مجھ سے؟ ایک بات کہوں کیا؟ وہ اس وقت بھی جاگ رہی تھی جب ہم واپس کیبن پر پہنچے تھے۔ اس شریر نے ہماری باتیں بھی سن لی تھی۔ ارے باپ رے باپ، میں نے ہونٹوں میں کہا۔ ایک ایک لفظ دہرا دیا تھا اس نے۔ لیکن وہ جاگ کیوں رہی تھی؟ کہنے لگی کہ نواب صاحب سو گئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، باہر نکلی تھی تاکہ ہوا میں گہری سانس لے۔ ہمیں دیکھ کر آڑے ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اتفاق سے ہماری باتیں سن لی، جان بوجھ کر نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور رات کے واقعات یاد کرنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میری پوزیشن کمزور نہیں ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے میرے اوپر حرف آ جائے۔ آؤ اس کے پاس چلیں، کرسٹینا نے کہا۔ بیکار ہے مس کرسٹینا، وہ میرے ساتھ پسند نہ کریں گی۔ ارے آؤ تو، کرسٹینا نے کہا، اور میں ڈرتے ڈرتے کوثر کے نزدیک پہنچ گیا۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کر دیا۔ یوسف علی کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہیں مس کوثر، میں نے جواب دیا، اور کوثر خاموش ہو گئی۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔
आप लोगों के लिए पीने को कुछ मंगवाऊं? मैंने पूछा। ऑरेंज जूस, क्रिस्टीना ने जल्दी से कहा। कौसर ने समुंदर की लहरों से निगाहें नहीं हटाई थी। बहरहाल उसके रवैये में एक मामूली सी तब्दीली आई थी, लेकिन मैं उस लड़की की रग रग से वाकिफ था। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। चुनाचा मैंने इस तब्दीली पर कोई गौर ना किया, खुद ऑरेंज जूस का ऑर्डर देने चला गया। मैंने जानबूझकर सिर्फ 2 गिलास मंगवाए थे। वापस आकर मैंने उन दोनों से चंद फुट के फासले पर खड़ा हो गया। वेटर ने अदब से गिलास उन दोनों के सामने पेश कर दिए। कौसर ने अपना गिलास उठा लिया था, लेकिन क्रिस्टीना हैरत से बोली, और तुम? उसने ये सवाल मुझसे किया था। आप लोग पिए मिस क्रिस्टीना, मैंने कहा। क्यों, तुम क्यों नहीं पियोगे? हम मालकान के सामने खाने पीने की जुर्अत नहीं कर सकते, मैंने सादगी से कहा। मगर इसमें क्या हर्ज है, क्रिस्टीना ने कहा, और फिर हम दोनों चौंक कर कौसर की तरफ देखने लगे, जिसने जूस का गिलास समुंदर में फेंक दिया था, और फिर वह मेरी तरफ देख कर घुराई। फजूल बातों से परहेज करो, समझे? और उसके बाद वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई। ये क्या हुआ? क्रिस्टीना ने तअज्जुब से कहा। कुछ नहीं, जूस पिए मिस क्रिस्टीना। लेकिन ये बदतमीज़ी क्या समझती है ये लड़की खुद को? मैं आइंदा इससे बात भी नहीं करूँगी, क्रिस्टीना ने कहा, और उसका मूड ख़राब हो गया था। उसने वेटर को इशारा करके जूस का एक और गिलास तलब किया, और फिर मैं क्रिस्टीना के साथ मिलकर जूस पीने लगा। काफ़ी देर तक हम दोनों रेलिंग के पास खड़े रहे। क्रिस्टीना पर फिर रोमान सवार हो गया था, और मुझे उससे उलझन हो रही थी। तब मैंने घड़ी देखते हुए वापसी के लिए कहा, आओ डार्लिंग, कहाँ जाओगे? दोपहर का खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? सॉरी क्रिस्टीना, रात को हॉल रूम में। हाँ, वहाँ मुलाकात होगी, मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया। मैं तुम्हें बुलाने आ जाऊँ? नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, और फिर हम दोनों वहाँ से चल पड़े। मैंने यूसुफ अली के कैबिन का रुख किया था। कौसर को वहाँ देखकर मुझे हैरत हुई। अजीब लड़की थी, उसके चेहरे से किसी तरद्दुद का अजहार नहीं हो रहा था, बल्कि जब मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो वह किसी बात पर हंस रही थी। फिरोजुद्दीन भी हंस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो। आओ भाई आओ, जल्दी आओ सरफराज, ये यूसुफ अली तो बहुत ख़तरनाक बिजनेसमैन है। सारे कारोबारी दांव-पेच उसने मेरे ऊपर आजमा डाले हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इस जहाज़ पर मेरी शतरंज की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तभी मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। बैठो। फिरोजुद्दीन ने खुद एक कुर्सी मेरे लिए खींच दी। मैंने डरते डरते कौसर की तरफ देखा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कुराहट थी, और वह पूरी तरह शतरंज में उलझी हुई थी। क्या हुक्म है? मैंने बसात को गौर से देखते हुए कहा। अरे भाई, क्या हुक्म दें? देखो किस बुरी तरह से घेर रखा है इस शख्स ने। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मैंने मोहरों को देखा। अब तुम भी मजाक उड़ाओगे? क्या रह गया है अब? मुदाखलत की इजाज़त है, मैंने पूछा। हाँ हाँ, चलाइए, आप भी तीर चलाइए। यूसुफ अली बहुत खुश नज़र आ रहे थे। एक छोटी सी गुस्ताखी, मैंने एक मोहरा आगे बढ़ा दिया। ओहो हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यूसुफ अली ने मेरा चैलेंज कबूल करके पैदल को आगे सरका दिया, और मैंने एक मोहरा फिर आगे बढ़ा दिया। ये चाल कहाँ से निकल आई? मियाँ हाथ की सफाई तो नहीं दिखा गए? यूसुफ अली चौंक कर बोले, और वो इस बार वो सोच में पड़ गए। कौसर भी बहुत गौर से बसात देख रही थी, और खुद नवाब साहब मेरी इस चाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। यूसुफ अली ने वही सोचा जो मैंने ये चाल चलते वक्त सोचा था, और यही सोच गलत थी। उनके चाल चलते ही मैंने अपनी चाल चल दी, और नवाब साहब जोश से उछल पड़े। बच्चो यूसुफ अली, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यूसुफ अली आंखें फाड़े बसात को घूर रहे थे, और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। क्या हुआ यूसुफ अली? लेकिन अब यूसुफ अली सिर्फ मुझे घूर रहे थे। फिर उन्होंने नवाब साहब को देखते हुए पूछा, कौन है ये बच्चा? नवाब फिरोजुद्दीन, कौन है ये? मैं तुमसे इनका तारफ़ करा चुका हूँ। नामुमकिन था। मुझे बताओ कि ये कौन है जो सिर्फ 3 चालों से शतरंज की बसात पलट सकता है? मैं इसके खेल के बारे में आपको बता चुका हूँ यूसुफ अली। कौसर इस दौरान खामोश रही थी। तंग दिल लड़की थी, और उसकी निगाहों तक में कोई एहसास ना जागा था। और मुझे क्या परवाह ना सही। यूसुफ अली साहब ने गहरी सांस ली।
खेल तो बिगड़ चुका है, लेकिन मैं एक नई बाजी ज़रूर लगाऊंगा। और फिर वो मेरी तरफ मुखातब होकर बोले, साजदादे दिखाओ अपना फ़न। मैंने बड़े बड़े इंटरनेशनल शातर देखे हैं, लेकिन खेल का ये अंदाज़ मेरे लिए अजनबी है। अबू मैं चलती हूँ। कुर्सी खिसका कर कौसर खड़ी हो गई। शायद उसे मेरी तौसीफ़ के ये अल्फाज पसंद नहीं आए थे। नवाब साहब ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी बाजी लगी और मैंने इंतहाई महारत से यूसुफ अली को शिकस्त दी। बहरहाल वो लोग काफ़ी देर तक मेरे खेल की तारीफ़ें करते रहे। नवाब साहब ने कहा कि मैं इसी तरह लोगों को हैरान करने का आदी हूँ। इन्होंने शिकार का वाक़या भी सुनाया। भाई ऐसा कोई मुलाजिम मिल जाए तो मेरे लिए भी मुहैया कर दो, यूसुफ अली हंसते हुए बोले। यूसुफ अली, इनके लिए मुलाजिम का लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा तकलीफ़दा है, मैं समझता हूँ यार। रात को मैं बाल रूम गया। कौसर आज क्रिस्टीना के साथ ना थी। अलबत्ता क्रिस्टीना बेचैनी से मेरी मुंतज़िर थी। आओ डार्लिंग, बड़ी देर लगा दी, कौसर नहीं आई? मैंने पूछा। नहीं, मुझे उस नक चढ़ी लड़की से अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। डूफर कहीं की। क्या बकवास है, मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? क्रिस्टीना चौंक पड़ी। तुम्हें उसकी तौहीन करने का कोई हक नहीं, लेकिन वो कदम कदम पर तुम्हारी तौहीन करती है, क्रिस्टीना ताज्जुब से बोली। वो मेरा और उनका मामला है, होगा, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तब तुम जहन्नम में जाओ, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और वापसी के लिए पलट पड़ा। डार्लिंग सुनो तो सही, शट अप, मैंने कहा और बाल रूम से बाहर निकल आया। और यूं भी इस अंग्रेज़ लड़की से मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। चंद लम्हात की साथी खवा मखवा रुमान बिगाड़ने बैठी थी। भला मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। अपने कैबिन में आ गया, लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गया। खूबसूरत नींद ने कभी मुझसे इज्तनाब नहीं किया था, लेकिन इस वक्त शायद रात का दूसरा पहर था जब कैबिन के दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक सुनाई दी। आँख खुल गई, हैरान सा दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खोला, बाहर दूसरी हैरत मेरी मुंतज़िर थी। कौसर थी। अरे आप, मैं उछल पड़ा। जल्दी आओ, अबू की तबीयत बहुत ख़राब है, कौसर ने घबराए हुए लहजे में कहा। ओहो, और मैंने उसके अलावा कुछ ना कहा और स्लीपिंग सूट पहने हुए बाहर निकल आया। कौसर भी तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। नवाब साहब तकलीफ़ की शिद्दत से मसहरी पर लौट रहे थे। हुआ क्या? मैंने कौसर से पूछा। सीने में दर्द उठा है, कौसर ने जवाब दिया। पहले भी कभी? हाँ अक्सर। बराह करम जल्दी कुछ करो। कप्तान के कैबिन से डॉक्टर का पता मालूम किया। उम्दा सर्विस थी। हाँ, डॉक्टर हालांकि सो चुका था, जाकर मेरे साथ दौड़ा चला आया और नवाब साहब बेहोश हो चुके थे और कौसर की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने नवाब साहब की कैफियत मालूम की। उसने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए और फिक्र ना करने के लिए कहकर चला गया। कौसर किसी हद तक पुरसकून हो गई थी। मिस कौसर, अब आप बेफिक्र रहें, अगर पसंद करें तो मेरे कैबिन में आराम कर लें, मैं नवाब साहब के पास मौजूद हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूँगी, कौसर भराई हुई आवाज़ में बोली। मेरे यहाँ रहने से आपको तकलीफ़ तो ना होगी? जी नहीं, अजीब से लहजे में जवाब मिला। या खुदा, ये कौन सी आवाज़ थी? कहाँ से आई थी? मेरी मईयत और उसे कबूल? लेकिन मैंने गलतफहमी को फ़ौरन अपने ज़हन से निकाल दिया। ये सिर्फ वक्ती घबराहट का नतीजा था। यकीनन मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। नवाब साहब के चेहरे से अब सुकून का इज़हार हो रहा था। थोड़ी देर के बाद कौसर भी एक कुर्सी पर गर्दन टिकाकर सो गई, लेकिन मैंने जागना अपना फ़र्ज़ समझा था। बुरा हो सफाई करने वाले का। सुबह को उसने कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी और कौसर जाग गई। उसने हैरान निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर माहौल को याद करके संभल गई और उसने बेचैन निगाहों से नवाब साहब को देखा। ठीक है, रात को सोते रहे, खुदा का शुक्र है, कौसर आहिस्ता से बोली और फिर बाथरूम की तरफ चली गई। वापस आई तो खासी निखरी थी। आप रात भर नहीं सोए? सवाल और मेरे बारे में सख्त हैरत, लेकिन फौरी जवाब ज़रूरी था, वरना लहजे की ये नरमी ना जाने कहाँ जाती। हाँ, आप सो गई थी कौसर बीबी, चाय मंगवाऊँ? अरे आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे, मैं कहता हूँ। मैं जल्दी से उठ गया। कुछ खाने को भी मंगवाइए, मुझे भूख लग रही है। जी बेहतर। मुझे उस लहजे पर इस कदर हैरत थी जिसके लिए अल्फाज का तयन मुश्किल था। सोचने समझने की सलाहियतें गुम हो गई थीं।
میں نے ویٹر کو ناشتے کا آرڈر دیا اور واپس آ گیا۔ کوثر نڈھال سی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رات کی بے آرامی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے اس لڑکی سے نفرت نہیں تھی۔ اس کی حرکتوں کے باوجود میں نے اس کے بارے میں کبھی برے اندازے سے نہیں سوچا تھا۔ اس وقت بھی اس کے رویے سے میں نے کوئی غلط نظریہ قائم نہیں کیا۔ بہرحال وہ ایک انسان کی بیٹی تھی۔ باقی رہی ملازمت وغیرہ تو اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی میری نگاہوں میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ ویٹر ناشتہ لے آیا تو کوثر خود ہی اٹھ گئی۔ ارے نہیں کوثر بی بی، میں پیش کرتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، اور جواب میں مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا گیا جن کا مفہوم انسان کو نہ جانے کون کون سے ویرانوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کوثر بی بی، میں آہستہ سے بولا۔ بیٹھے رہیے آپ، کوثر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور پھر چائے بنانے لگی۔ چائے کی پیالی بھی بڑے اہتمام سے میرے سامنے رکھی گئی، اور میری کیفیت یہ تھی کہ جیسے یہ مذاق میری سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ ابھی چائے کی پیالی، ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا جاؤں گا، لیکن کوثر نے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں اٹھائیں۔ میں تو رات کو سخت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بولی، آپ نے فوراً مجھے آواز دے لی ہوتی کوثر بی بی، میں نے کہا۔ کوثر نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ میرے لیے کوئی حکم کوثر بی بی؟ اس نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر جیسے اپنے آپ سے الجھ گئی۔ پھر اس نے نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ چاہیں تو آرام کر لیں، شاید رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ ضرورت تو نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں چلا جاؤں۔ نہیں، میں تنہا پریشان ہو جاؤں گی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ چائے پی کر کوثر اٹھی، جھک کر نواب صاحب کی شکل دیکھی۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا کوثر بی بی کہ یہ درد اکثر اٹھتا ہے، سال 2 سال میں ایک مرتبہ۔ مجھے وہ 2 دفعہ کی یاد ہے، کافی عرصہ ہو گیا، کوثر بولی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کرسٹینا سے ملاقات ہوئی تھی؟ اچانک کوثر نے پوچھا۔ جی ہاں، کل رات کو۔ کہاں؟ بال روم میں۔ رقص کیا تھا آپ لوگوں نے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا بھی نہیں لگتا مردوں کو کوہلے مٹکاتے۔ جی، میں صرف اتنا کہہ سکا۔ میں ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں، کوثر نے کہا، اور اب تو حیرت بھی حد سے گزر گئی تھی۔ الہی، یہ اس لڑکی کا کون سا روپ ہے؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نہیں سمجھا کوثر بی بی۔ آپ بے حد شریف انسان ہیں۔ کوثر بی بی، میں صرف اتنا کہہ سکا۔ مجھ سے کل رات ایک غلطی ہو گئی۔ کیا؟ میں نے آپ کی اور کرسٹینا کی گفتگو سن لی تھی۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بال روم کے گیٹ کے سامنے۔ اور میں نے وہ گفتگو یاد کی۔ ہاں، کرسٹینا نے کوثر کے بارے میں کچھ کہا تھا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اوہو، تو یہ اس گفتگو کا نتیجہ تھی۔ خیر، پتھر میں نمی تو پیدا ہوئی، وقتی ہی صحیح۔ میرا فرض تھا کوثر بی بی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تب نواب صاحب کی آواز سن کر ہم دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے کراہ کر ایک کروٹ بدلی تھی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہم دونوں جلدی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ کیسی طبیعت ہے ابو؟ کیسے ہیں نواب صاحب؟ باری باری ہم دونوں نے پوچھا۔ کون کافر بیمار ہے؟ آج میں چاند سورج یکجا دیکھ رہا ہوں۔ نواب صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیٹے رہیے ابو پلیز۔ ارے ٹھیک ہوں، خدا کی قسم ٹھیک ہوں۔ تم دونوں کو دیکھ کر جو خوشی مجھے ہوئی ہے اسے بیان نہیں کر سکتا، نواب صاحب نے کہا۔ ہمارے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی۔ بہرحال نواب صاحب اسی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور آج کی چاندنی رات میں وہ ہمارے ساتھ عرشہ پر تھے۔ بھئی، بعض تکلیفیں بھی کس قدر مبارک ہوتی ہیں، وہ بولے۔ جی ہاں، دیکھو، نہ میں بیمار پڑتا نہ تم دونوں مجھے یکجا نظر آتے۔ سچ، تمہارے اختلاف دور ہو گئے، مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ نواب صاحب، میں تو کوثر بی بی کا ایک ادنا غلام ہوں، میں کسی اختلاف کی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ نہیں بیٹے، نہیں بیٹے،
इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे हो। कौसर के रवैये से मुझे तकलीफ होती है, नवाब साहब ने कहा। कौसर ने कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता उसका चेहरा उसी तरह नरम था। कल सुबह हम मंदिर पर पहुंच जाएंगे। इस रात का सफ़र और बाकी है। जी। काफ़ी देर तक हम अरशे पर रहे, फिर जब थक गए तो वापस अपने अपने कैबिनों में आ गए। आज की रात कौसर की थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके बारे में सोचता रहा। दिलचस्प लड़की थी, लेकिन उसकी नरमी में ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आ रहा था। वो तो हरी मिर्च की तरह ही अच्छी लगती थी। वैसे मैंने अपने दिल को टटोला। कौसर के लिए मेरे दिल में एहतराम था, सिर्फ एहतराम। और दूसरी सुबह मुझे मायूसी ना हुई। कौसर का रवैया तो ख़राब ना था, लेकिन वो हस्बे मामूल बेनियाज थी। उस सुबह भी मैंने नाश्ता अपने कैबिन में किया था। बाहर शोर हो रहा था। ज़्यादातर मुसाफिर अरसे पर जमा थे। जद्दा आ गया, जद्दा आ गया। सामान दुरुस्त कर लो भाई, हम जद्दे पहुंच गए हैं, नवाब साहब ने खुश होते हुए कहा। जी बेहतर, मैंने कहा और नवाब साहब का सामान बांधने लगा। कौसर बेटे, इनकी मदद करो, नवाब साहब बोले। सामान इतना ज़्यादा तो नहीं है अबू, उसने तंग कर कहा। मैं अरशे पर जा रही हूँ। और वो नवाब साहब के जवाब का इंतज़ार किए बगैर निकल गई। या खुदा, ना जाने तूने इसे कौन सी मट्टी से बनाया है, नवाब साहब पेशानी पर हाथ रख कर बोले। कौसर बीबी को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है नवाब साहब, मैं अभी सामान बांध लेता हूँ। तुम भी क्या सोचते होगे सरफराज, नवाब साहब आपकी अनायात ने मुझे गुस्ताख कर दिया है। इजाज़त हो तो एक बात अर्ज़ करूँ? हाँ हाँ ज़रूर। मैं कौसर बीबी के इस रंग का आदी हो गया हूँ। कल की बदली हुई कौसर बीबी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। ये तुम्हारी रगों में दौड़ते हुए शरीफ खून की आवाज़ है। तुम्हारी अपनी भी शख्सियत है। उसे मजरूह होते देखकर तेरा दिल दुखता है। नहीं, आर्जी से अर्ज़ कर रहा हूँ नवाब साहब, कौसर बीबी मेरी शख्सियत की तश्कील कर रही हैं। क्या मतलब? नवाब साहब हैरत से बोले। मैं एक खुद सर इंसान था नवाब साहब, नाक पर मक्खी ना बैठने देने वालों में। मेरी खुदी, मेरी सरजोरी को पाश पाश करने वाली कौसर बीबी हैं, और उन्होंने मुझे सिखाया है कि इंसान के साथ बेहतर सलूक करो, वरना वो भी मिल सकते हैं जो तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक करें, तुम्हें कुत्ते की तरह जलील समझे। मैंने कहा और नवाब साहब लर्ज कर रह गए। इसलिए मैंने खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शख्सियत के इतने टुकड़े किए जाएं कि मैं चूर चूर हो जाऊं। मेरी खुदी के रेशे इस अंदाज से बिखर जाएं कि फिर उनमें जोर ना पैदा हो। नवाब साहब दीवानों की तरह मुझे देख रहे थे। क्या हो तुम, क्या हो सरफराज, बता दो मेरे बेटे, बता दो। जो कुछ बता चुका हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ नवाब साहब। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पलटा और फिर अपने कैबिन में जाने के लिए निकला, लेकिन दरवाजे पर कौसर खड़ी थी। मैं चौंक पड़ा। कौसर का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और उसकी आंखें डुबडुबा रही थी। कौसर बीबी, मैंने हैरत से कहा। मैं शर्मिंदा हूँ सरफराज साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा। अरे अरे कौसर बीबी, क्या हुआ? मैंने हैरत से कहा। आइए, कौसर ने कहा और मेरे साथ मेरे कैबिन की तरफ बढ़ गई। मैं हैरान सा उसके साथ चल पड़ा था। उसने बेतकल्फ़ी से कैबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। फिर उसने मेरा सामान समेटना शुरू कर दिया। अरे अरे, मैं शदीद हैरत से बोला। जो कुछ कर रही हूँ करने दीजिए, उसने कहा। लेकिन कौसर बीबी, बराह करम बाहर निकल जाइए, उसने तंग कर कहा। बेहतर है, मैंने बादल नाखवास्ता कहा और फिर कैबिन से बाहर निकल आया। शायद उसने मेरी गुफ्तगू सुन ली थी। शायद इस बार का हमला शदीद था। लेकिन मोहतरमा कौसर, आप मुझसे नफ़रत ही करती रहती तो बेहतर था। ये लचक खुद आपको महंगी पड़ेगी। हाँ, ये झुकाव खुद आपके हक़ में नुकसानदा होगा, मैंने दिल ही दिल में कहा और फिर परेशानी के आलम में टहलने लगा। जहाज़ विसल दे रहा था। बंदरगाह करीब आ गई थी। थोड़ी देर के बाद कौसर साहबा बाहर निकली और मुझे देखकर ठटक गईं। मैंने आपका सारा सामान दुरुस्त कर दिया है, वो बच्चों के से अंदाज में बोली। सख्त शर्मिंदा किया है आपने मुझे, फजूल बातें, वो आहिस्ता से बोली और नवाब साहब के कैबिन की तरफ चल पड़ी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रह गया था। जद्दे में हमारा इस्तकबाल हाफिज अहमद असराज अल अब्दी ने किया।
चट्टान जैसे सीने और खासे डैल डोल के बावजूद उस फुर्तीले इंसान की आंखों से दलेरी का एहसास होता था। उसका मकान भी काफ़ी खूबसूरत था। तफसीली तारफ से पता चला कि वो लांचों का ताजर है। उसके कारखाने में माहीगीरी की लांचें बनती हैं। नवाब साहब के साथी महम जों में से एक है और ये लोग हमेशा साथ रहते थे। हाफिज अहमद असराज को हम लोग सिर्फ अहमद साहब कहते हैं। बड़ा मेहमान नवाज, अरबों की रिवायत के ऐन मुताबिक पहली रात की नशस्त में ही काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा था। कब तक रवाना होना है सैयदी? उसने नवाब साहब से पूछा। जब तुम तैयारियां मुकम्मल कर लो। ये हमारे बच्चे आए हैं, उनकी खातिर मदारत ज़रूरी है, वरना तैयारियों का क्या है। तुम्हारी तरफ से मैंने इनकी काफ़ी खाती मदारत कर चुका हूँ, बाकी रास्ते में कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि तुम फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दो, नवाब साहब ने कहा। ओहो ठीक है, फिर हम परसों तक रवाना हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक। अहमद अलबदी के मकान में हम काफ़ी आराम से रहे। कौसर साहबा ज़नान खाने में थी और उन्हें भी सख्त पर्दा करना पड़ रहा था, इसलिए इस दौरान एक बार भी नज़र नहीं आई। बहरहाल मेरे लिए ये कोई ख़ास बात नहीं थी। इस दौरान हमारी बड़ी खातर मदारत हुई। तीसरे दिन हमें अहमद साहब ने बताया कि आज रात 9 बजे रवानगी है। हमारी तैयारियां ही क्या थी, रात को ठीक 9 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच गए। अहमद अलबदी का साथ उसका एक कवि हेकल गुलाम अबूदा भी था और इस तरह हम पांचों बजरिया तैयारा लंदन रवाना हो गए।